हेलो फ्रेंड्स, आपका हाईटेक कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग। तो अर्थ आपने जान लिया, अब इसकी परिभाषा समझते हैं। अधिगम कर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाता है। जो अधिगम है यानी कि लर्निंग प्रोसेस है, ये क्या करता है? अधिगम कर्ता मीन्स लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस जो आए हैं वो किस कारण से आते हैं? लर्निंग के कारण से। यानी कि एक बार और समझते हैं। लर्नर के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उसका रोल प्ले कौन करता है? लर्निंग प्रोसेस करता है हमारा। ठीक है, तो यदि आपने कोई चीज सीखी है, कोई नया अनुभव लिया है, तो उससे आप नई चीज सीख रहे हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या कहलाएगा कि आपने कुछ सीखा है। मुझे अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, वो सिंपल वे में सीख रहा है एडिशन को। इसके साथ ही जब उसको कैरी वाले ऐड सिखाए जाएंगे तो यानी कि उसने न्यू एक्सपीरियंस लिया, और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने नई चीज सीखी। तो वो अपने नजरिए से बोलेगा कि मैंने एक नई चीज सीखी, यानी कि वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? उसके व्यवहार का जो चेंज है वो कहलाएगा लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस। स्किनर इसके बारे में क्या कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में उत्तेजना, प्रतिक्रिया तथा सुदृढ़ीकरण शामिल होते हैं। यानी कि लर्निंग प्रोसेस में ये 3 चीजों की अहम भूमिका होती है। उत्तेजना यानी कि आप एक्साइटेड है किसी चीज को सीखने को लेकर। प्रतिक्रिया, फिर आप उसको व्यवहार में लाते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। उसके साथ ही फिर है सुदृढ़ीकरण, यानी कि फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर 3 चीजों से लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा होकर गुजरता है। वो किसने बताया? स्किनर ने। गिलफोर्ड इसके बारे में क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना है। जैसा कि अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज आता है न्यू एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो जो बिहेवियर आपका चेंज हुआ है वो किस कारण से हुआ है? क्योंकि आपने कोई नया अनुभव लिया, कोई नई चीज सीखी है। तो सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने व्यवहार में आप परिवर्तन लेकर आए। वुडवर्थ भी कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी कि आपने न्यू नॉलेज को गेन किया, न्यू रिएक्शंस आपने प्राप्त किए, और ये सारा प्रोसेस किस वे का है? अधिगम का है। ठीक है, अधिगम का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। यह उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि एमफुल होता है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो टारगेट बेस्ड होती है ये चीज। अगर मुझे सीखना है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो मेरा टारगेट है, मैंने अपने दिमाग में ये चीज मैं लेकर आई, तो वहां से मैंने सीखने को लेकर स्टार्ट किया। सीखने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। तो यानी कि उद्देश्यपूर्ण है। जब तक आप अपने माइंड में कोई चीज लेकर नहीं आएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, तब तक आप कोई चीज कैसे सीखेंगे? ऐसे चलते फिरते आप कुछ सीख जाते हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये उद्देश्यपूर्ण होता है। यह नए अनुभवों का संगठन है। आपको बहुत सारे न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। ठीक है, चलते फिरते कोई चीज आपने किसी को आप दूसरों से भी काफी कुछ सीखते हैं। आपके सामने अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो वहां से भी आपको सीखने को मिलता है। हालांकि आपको वहां कोई टीचर नहीं आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपने खुद की समझ से ये समझ बनाई कि हाँ मुझे भी ऐसा नहीं करना है, वरना ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलते फिरते भी कुछ चीजें सीखी जाती हैं। और तीसरा पॉइंट, यह प्रक्रिया जन्म से ही होती है। बिल्कुल होती है। बाय बर्थ हम सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा होता है छोटा, वो घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। तो ये सारी चीजें जो लर्निंग प्रोसेस है ये स्टार्टिंग से ही होता है हमारा। और यहाँ लास्ट में लिखा भी है कि जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक आप जीवित हैं आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये, अर्थात इसका क्षेत्र व्यापक है, यानी कि ये बहुत ही ब्रॉड है ना, इसको हम लिमिटेड नहीं कह सकते। और एक पॉइंट और रह गया था, अनुकरण, अभ्यास व जिज्ञासा इसके माध्यम है। आपने कोई चीज आपके दिमाग में आई, कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। या कह सकते हैं कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, फिर आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको सीखूंगा, और फिर आप अभ्यास करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें थी किसके बारे में? अधिगम के बारे में। और अधिगम का जो चैप्टर है अधिगम, ये अपने आप में काफी विस्तार रूप लिए हुए है। तो इसको हम थोड़ा सा
अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ये हमारे लर्निंग प्रोसेस पर, जैसे कि मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ तो ये वहां पर भी बहुत असर डालेगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अधिगम प्रक्रिया के महत्व के बारे में समझते हैं। यह एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही सीख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि स्कूल में ही सिखाया जाता है, आप घर पर भी काफी सारी चीजें सीखते हैं, आप समाज में काफी सारी चीजें सीखते हैं, संस्कृति आपको काफी कुछ सिखाती है, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, ठीक है। आपका बाहर निकलना आपको बहुत कुछ सिखाता है। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि सीखना केवल मनुष्य से ही संबंधित है, किसी भी प्राणी के लिए सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, समान होती है। सभी अपने अपने वे में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जानवरों को भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, तो वो जब बड़े होते हैं तो चलना सीखते हैं, ठीक है। उनको शिकार करना है तो उनको तो वहां ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। तो इस तरीके से वो अपने जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वो सीखने के माध्यम से ही पूरी करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो किस माध्यम से पूरी होती है, सीखने के माध्यम से। यानी कि सीखना सभी प्राणियों को जन्म से ही, ये वाला जो गट्स है भगवान ने दे रखा है कि अगर कोई चींटी है, हाथी है, जानवर कोई सा भी है, या फिर कोई पक्षी है, इंसान है, सभी सीखने की योग्यताएं लेकर पैदा होते हैं। और ये प्रक्रिया सभी के जीवन में जीवन पर्यंत, यानी कि उनके जीवन भर चलती है, निरंतर प्रक्रिया है ये। सेकंड पॉइंट यह एक स्थानांतरित प्रक्रिया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये। आप एक काम को सीख लेते हैं तो उसको आप दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। तो वो वाली चीजें, जैसे कि अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वो मुझे हेल्प कर रहा है पढ़ाने को लेकर, है ना। या आप एक छोटे बच्चे को अगर फोन चलाना आता है तो वो उसको सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज नहीं कर रहा, अगर उसको कॉल करनी भी आती है तो इमरजेंसी में या जब भी नीड होती है तो वो कॉल भी कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो वो ये चीज है कि आप एक चीज का सीखना दूसरे काम में इसको यूजफुल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह निष्पादन से संबंधित होता है। निष्पादन मीन्स होता है परफॉर्मेंस, यानी कि अगर बच्चे को मैं पेंसिल पकड़ना सिखाऊं और वो अपनी परफॉर्मेंस ही ना दे, यानी कि मैंने तो सिखा दिया किस तरीके से पकड़ना है, लेकिन उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, या उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही, ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, या कोई और भी काम है जिसको परफॉर्म करने से वो उसमें काफी अच्छा सुधार हो सकता है, बहुत भले तरीके से उसको सीखा जा सकता है। परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं होता सीखना, कोई भी काम है जरूरी नहीं है हम परफॉर्म करके ही उसको सीखें, लेकिन परफॉर्मेंस से उसमें सुधार जरूर लाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीखने संबंधी हमें परफॉर्मेंस उनमें करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट, यह प्रशिक्षण द्वारा उच्च रूप प्राप्त करता है, यानी कि आप छोटी मोटी चीजें सीख रहे हैं, अब ये पेन पकड़ना हो गया, फोन चलाना, इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉन्ग प्रोसेस में कोई चीज सीख रहे हैं, कुछ महीनों सालों की कोई प्रक्रिया है सीखने को लेकर, तो वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और कहने का मतलब ये कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से आपका जो सीखने का लेवल है वो हाई रहता है। ट्रेनिंग अगर मिल रही है तो यानी कि वो चीज लंबे बड़े स्तर की है और उसमें लंबी प्रक्रिया चल रही है सीखने को लेकर, तो आपको ट्रेंड किया जाता है और वो प्रोसेस लंबा रहता है, जिसका रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है। यानी कि आप हाई लेवल की जो लर्निंग है वो किस माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण पर निर्भर होता है, यानी कि जो सीखने का प्रोसेस है ये जेनेटिकली सभी प्राणियों में भगवान ने ये चीज दे रखी है कि वो सीखने की योग्यता लेकर पैदा होता है। और इसके साथ ही अगर पर्यावरण या वातावरण में उसको साधन और अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं तो सीखने की प्रक्रिया काफी अच्छी हो जाती है। यानी कि आपकी लर्निंग प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा, उसमें ब्राइटनेस आप कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीज सिखाई जा रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास उसके साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही रफली मुझे कुछ सिखाया जा रहा है तो उसका बहुत ज्यादा मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी। हाँ, अगर मुझे बहुत अच्छे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं तब मैं अच्छे से सीख पाऊंगी, तो ये वो चीज है। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं किसको, लर्निंग प्रोसेस को। अभिरुचि से मतलब हमारा रुचि से ही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है किसी चीज को सीखने में, आप नहीं सीख सकते, चाहे आप पर कितना भी दबाव बना लिया जाए। अच्छा, ये कारक नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पेरेंट्स का दबाव है कि तुझे ये चीज सीखनी है, बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सीखना जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, अवधान से मतलब है ध्यान,
यानी कि अगर आप ध्यान लगाकर नहीं सीखेंगे, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट हो जाता है ना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तीसरा अभिक्षमता यानी कि क्षमता। तो क्षमता से मतलब है अगर आपकी कैपेसिटी उस चीज को सीखने वाली नहीं है, तब आप नहीं सीख सकते। इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर स्ट्रांग है तभी आप सीख सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो मुझे सीखनी है, तो वो आपको कितनी भी रुकावटें आए आप सीख ही लेंगे। तो ये स्टार्टिंग की कुछ चीजें हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी से मतलब मेरा एज से है, यानी कि अगर आप किसी एज में परिपक्व नहीं है एज के अकॉर्डिंग और वो चीज आप सीखना चाह रहे हैं तब भी नहीं सीख पाएंगे। अभ्यास, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे हम, ये पॉजिटिव कारक है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग बेहतर होती है। सक्रियता, अगर आप एक्टिव रहते हैं तो भी आपकी लर्निंग बेहतर होती है। वातावरण कैसा है, शांत है, शोरगुल का माहौल है तो आप सीख नहीं सकते, तो वातावरण का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है और पॉजिटिव भी। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक अगर अच्छे व्यवहार से आपको सिखा रहा है, ठीक है, बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं मैथ पढ़ूं या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूं, लेकिन सामने टीचर जो है उसकी टीचिंग उस हिसाब से नहीं है कि बच्चे को सिखा पाए, तो शिक्षक का व्यवहार भी यहाँ पर, या शिक्षक बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है ना, अगर बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आ रहा, तो शिक्षक का व्यवहार भी कई बार बच्चे को डरा के रखता है ना, तो नहीं सीख पाता। आदतें, बच्चे की खुद की जो आदतें हैं, कुछ तो अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, तो कहने का मतलब है सभी में ही नेगेटिव पॉजिटिव छुपा हुआ है। दुश्चिंता यानी कि एनेक्साइटी, बच्चे में डर रहता है, आशंका रहती है, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, एक बार में नहीं हुआ, टीचर से पूछूंगा, वो गुस्सा करेंगे, तो वो वाली चीज है। अभिप्रेरणा, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि नहीं आप कर सकते हो, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास इतने सारे ऐसे वैसे, तो ये चीजें बच्चे को मोटिवेट करती है कोई भी चीज सीखने में। विषय, आपका ये विषय सामग्री होगा, आपके पास जो चीज आपको सीखनी है उस चीज की विषय सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, या किस प्रकार की है, वो भी मैटर करती है। संवेगात्मक जो चीजें हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं सीखने को लेकर, एक बार डांट दिया तो आप रो जाओगे, ठीक है। शिक्षक विधि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहती है ना, कि टीचिंग मेथड कैसा है बच्चे का, मतलब टीचर का पढ़ाने को लेकर। व्यवहार अलग हो गया कि बच्चे टीचर का, ये पर्सनल बिहेवियर हो गया कि वो खुद कैसा है टीचर, है ना, अगर वो बच्चे को आराम से समझा रहा है तो बच्चा समझ पाएगा, और कई बार आराम से समझा भी रहा होता है लेकिन उसका मेथड ठीक नहीं होता, तब भी टीचर जो टीचिंग है यानी कि लर्निंग है वो क्या होती है, उस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट, शिक्षा में उपयोगिता, अधिगम की शिक्षा में उपयोगिता भरमार है, यानी कि अधिगम से ही आप शिक्षित होते हैं। छोटी छोटी चीजें समझना, जब आप पहली बार स्कूल गए, पेंसिल पकड़ना, ठीक है, वो चीज बाद में आती है। बैग कैसे टांगना है, जूते के लेस कैसे बांधने हैं, टाई, घड़ी, जो भी चीजें हैं आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से लेकर उस स्तर की छोटी छोटी चीजें आपने सीखी, फिर बड़ी क्लास में आए, फिर कुछ और चीजें सीखी पढ़ने से हटकर, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ सीखी आपने, स्कूल में, स्कूल से बाहर भी कुछ चीजें सीखी। तो शिक्षा में उपयोगिता को अगर हम यहाँ पढ़ें तो आदतों का निर्माण होता है बच्चों की, अनुशासन में रहते हैं बच्चे, ठीक है। बुरी आदतों का लोप यानी कि उनकी गंदी आदतें हैं वो छुपाई जाती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। शुद्ध उच्चारण यानी कि उनका जो बोलने का तरीका है वो क्लियर होता है, इसके साथ ही कला का विकास यानी कि बच्चा क्रिएटिव होता है, तो यहाँ पर बच्चे का फुलफिल डेवलपमेंट होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये कुछ अधिगम की बेसिक चीज। देखिए अभी तक हमने सीखा कि सीखा कैसे जाता है, यानी कि अधिगम के बारे में हमने उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति यानी कि नेचर, उसका महत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारक जाने। अब हम जानेंगे कि अधिगम का अनुक्षेत्र क्या है, यानी कि अधिगम का क्षेत्र विस्तार क्या है, तो उससे संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में यानी कि इनकी लीडरशिप में 1956 1956 में ब्लूम वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, जो कि किन्होंने दी है, ब्लूम ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही आप समझ जाएंगे कि ये बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। अच्छा, इसमें था क्या, इनके अनुसार सिखाने पर जोर देने के लिए आप रटने पर जोर ना दें। अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप उसको रटवाए नहीं, उसके अलावा सीखने का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको फॉलो करें, जिसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ तत्वों को शामिल किया जाता है, जैसे कि विश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन, संश्लेषण और भी चीजें हैं।
इन्होंने अधिगम को 3 भागों में बांटा, जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, यानी कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में है, वो 3 भागों में है। वो कौन कौन से हैं? इसको आप एक वर्ड से याद कर सकते हैं, कैप। कैप में सी ऊपर है, ठीक है, तो सी से कॉग्निटिव लर्निंग ये फर्स्ट नंबर पर रहेगी, जो कि संज्ञानात्मक है, यानी कि ज्ञान से जुड़ी है, सोच विचार से जुड़ी है। तो संज्ञानात्मक अधिगम, ये हम यहाँ से जो सीखते हैं जो चीजें, ठीक है, अगर हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज जो भी दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी कहाँ आ गई? कॉग्निटिव लर्निंग में, हेड से, है ना। सेकंड है अफेक्टिव लर्निंग, भावनात्मक अधिगम, ये हार्ट से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी फीलिंग्स वाली चीजें हैं, तारीफ है, ठीक है, किसी की निंदा करना है, आलोचना करना है, आपको सैड फीलिंग आ रही है, हैप्पी फीलिंग आ रही है, हर्ट फील कर रहे हैं, तो जो भी फीलिंग वाली चीजें हैं वो कहाँ आ गई? अफेक्टिव लर्निंग में। तीसरा है साइकोमोटर लर्निंग, गत्यात्मक या गतिक कौशल, इसको मनोप्रेरक अधिगम भी बोलेंगे। ये गति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हेड से आप याद कर सकते हैं, हेड हार्ट हेड, है ना। ये तीनों सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि हेड सबसे ऊपर, बीच में हार्ट, उसके बाद हैंड, और सीक्वेंस आपका यहाँ से भी याद हो जाएगा कैप से, ठीक है। तो ये नाम के आधार पर हो गया, और ये आप वैसे ही याद कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और है, कॉग्निटिव लर्निंग हो, चाहे अफेक्टिव लर्निंग या साइकोमोटर लर्निंग, इनके हायरार्की मॉडल्स दिए हैं। तो पहले वाले का तो इन्होंने ही दिया है, ये सारी चीज ही इन्होंने बताई है, लेकिन पहले वाले पर भी इन्होंने ही अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो स्पेशली इन्हीं का नाम दिया जाता है। हेल्प की थी इनके साथ में एक दो ने, ठीक है, तो वो टीम वर्क होता है। उन्हीं में से एक ने अफेक्टिव लर्निंग दी, और बाद में जाकर एक ने साइकोमोटर लर्निंग। तो ये तीनों चीजें हैं। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग का जो हायरार्की मॉडल है, हायरार्की से मतलब पदानुक्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं, उसमें 6 मॉडल हैं। अफेक्टिव में 5 है, साइकोमोटर में भी 6 हैं। इन्हें सरल से जटिल पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि सबसे बॉटम में, सबसे पहले, या आप कह सकते हैं बॉटम में सरल चीजें हैं बच्चे को सिखाने के प्रोसेस में, उसके बाद कुछ जटिल, ठीक है, या आप कह सकते हैं कम सरल, उसके बाद और कम सरल, फिर जटिल, थोड़ा जटिल और जटिल, तो अत्यंत जटिल तक जाकर ये खत्म होती हैं। तो जो भी जैसे 6 मॉडल हैं, इनमें आप देखेंगे सबसे पहले एक नॉर्मल चीज होगी, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर थोड़ा सा हार्ड, यानी कि वर्क पर वर्क यहाँ पर होता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, एक टॉप पर आकर बच्चा अपना जो भी चीज सीख रहा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, कंटेंट जो भी है जिस पर वो लर्निंग कर रहा है, वो उसका क्लियर हो जाएगा। तो उनको भी जानेंगे। अभी आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ, बेंजामिन ब्लूम ने एक वर्गीकरण दिया था शिक्षा के संबंध में, सीखने को लेकर। कब दिया था? 1956 में। रटने के स्थान पर इन्होंने कुछ और तत्वों को शामिल किया, ठीक है। इन्होंने अधिगम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। इन तीनों के भी अलग अलग हायरार्की मॉडल्स हैं, ठीक है, उन्हीं को अब हम जान रहे हैं। चलिए अब समझते हैं अधिगम के तीनों अनुक्षेत्रों के हायरार्की मॉडल्स को। तो यहाँ पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें 6 मॉडल दिए गए हैं। दूसरा है भावनात्मक पक्ष, इसमें 5 मॉडल हैं। और तीसरा है गत्यात्मक पक्ष, ठीक है, तो इसमें भी 6 मॉडल्स हैं। ये छठा इसमें बाद में आया है, शुरू में 5 ही थे। तो यहाँ पर पहला है संश्लेषण, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ज्ञान, जब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो सबसे पहले उसमें वो उसको नॉलेज को गेन करेगा, उसके बाद उस पर अपनी समझ बूझ या सोच विचार करना, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उसको अप्लाई करेगा, अनुप्रयोग, यानी कि उसको प्रयोग में लेकर आएगा। फिर विश्लेषण, अब उसने जो प्रयोग किया है उसमें जो भी त्रुटियां रही हैं, मिस्टेक्स हैं, उन पर वो एनालाइज करेगा। उसके बाद मूल्यांकन, यानी कि जज करेगा कि जो भी मिस्टेक्स रही हैं उनको इम्प्रूव किया जाए किस प्रकार से। और लास्ट में फिर जो नई नॉलेज है उन सबको इकट्ठा करके वो संश्लेषण, यानी कि क्रिएशन, यहाँ पर सृजन है, यानी कि जो भी आपने सीखा है उसमें से काट छाट करके फाइनली जो आपने गेन किया है वो कहाँ आ जाएगा अपना, ये संश्लेषण में। दूसरे पर आप आएंगे भावनात्मक पक्ष में। इसमें सबसे पहले कोई भी नॉलेज है वो ग्रहण की जाएगी, ठीक है, यानी कि ये हार्ट वाला है सेकंड वाला। उसके बाद उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। कोई चीज है, मैंने उसको पहले फील किया, उसके बाद उसको मैंने उस पर रिएक्शन दिए, फिर मैंने उसको मूल्य दिया, जो भी वो चीज थी उसकी वैल्यू के बारे में मैंने सोचा,
फिर जो वैल्यूज थी उन सबको मैंने क्या करा, संगठित किया, और लास्ट में जाके मूल्य समावेशन यानी कि जो भी फीलिंग थी वो अच्छी बुरी जो भी थी उसका समावेशन किया, खुद में समाहित किया, है ना। कोई चीज मुझे भावनात्मक पक्ष के रूप में सीखनी है, यानी कि भावनात्मक रूप से सीखनी है, तो सबसे पहले मैंने उसको ग्रहण किया, उस पर रिएक्शन दिया, उसके मूल्य को जाना समझा, ठीक है, उसका संगठन बनाया, और लास्ट में जाके उसमें से जितना मुझे सीखना था, समझना था, समाहित करना था, वो मैंने किया। तीसरे पर आते हैं गत्यात्मक पक्ष में। तो यहाँ अनुकरण, इमिटेशन, यानी कि बच्चा सबसे पहले नकल करना सीखता है। गत्यात्मक पक्ष में सारी चीजें क्रियाओं द्वारा सीखी जाएंगी, गति के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चा नकल करना सीखता है, उसके बाद कार्य करना, यानी कि अगर वो घुटनों के बल चल रहा है तो वो उसका कार्य हो गया, है ना। उसके बाद नियंत्रण करना, यानी कि जब वो गिरने लगता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि बैलेंस बनाना। इसके बाद स्वाभाविकरण, यानी कि स्वाभाविक रूप से वो चलने लगता है, अब वहां उसको प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में है सबसे ऊपर कौशल स्थापन, यानी कि अब उसने कुछ क्रिएटिव स्किल सीख लिए हैं, किसके द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, मतलब करने के द्वारा। तो यहाँ पर गत्यात्मक पक्ष का जो अधिगम है उसको दो भागों में बांटा गया है, इन कौशलों को, गतिक कौशलों को, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ये छोटी मोटी जो क्रियाएं हैं हमारी, पेन चलाना, ठीक है, या अपने हाथों से हाथ पैरों से हमें छोटा मोटा काम करना है, तो वो वाली चीजें आ जाएंगी फाइन मोटर स्किल्स में। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी बड़ी क्रियाएं आ जाएंगी। मांसपेशियों संबंधित जो कार्य हैं वो किस में आएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में, जबकि उससे बड़े काम किस में आ जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो वो बाद की चीजें हैं, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि कॉग्निटिव लर्निंग में 6 मॉडल्स हैं हायरार्की में जो दिए गए हैं। सबसे पहले ज्ञानार्जन होगा, फिर उस पर समझबूझ बनेगी, उसको अप्लाई किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, और लास्ट में जाके उसको सिंथेसिस यानी कि फाइनल उसका जो क्रिएशन है वो कहाँ जाएगा, टॉप पर। आते हैं जब हम अफेक्टिव लर्निंग पर, अगर मैं भावनात्मक रूप से कोई चीज सीख रही हूँ तो मैं उसको ग्रहण करूंगी। किसी ने मुझसे कोई बात की, मैंने उसको पहले सुना, ठीक है, फिर उस पर प्रतिक्रिया दी कि मुझे रिएक्शन कैसा देना है, ठीक है, उसका मूल्य जाना कि क्या वो देना चाहिए था या नहीं, ठीक है, या वो मेरे काम की है। फिर मैंने संगठन बनाया, यानी कि जो मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं उस चीज को सीखने को लेकर, और लास्ट में मैंने उसको अपने अंदर समाहित किया, जो भी चीज मुझे ऑब्जर्व करनी थी, ठीक है। तो ये अभी हमने सीखा ही था कि बच्चा सबसे पहले इमिटेशन करना सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से सीख रहा है, यानी कि नकल कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कि वो खुद से कुछ चीज कोशिश कर रहा है, फिर वो बैलेंस बनाता है, उसके बाद कंट्रोल करता है पहले, उसके बाद बैलेंस बनाता है, फिर वो नॉर्मल उन कामों को करने लगता है, और उसके बाद में उसमें उसके जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीजें थी, ये जो हायरार्की मॉडल्स हैं ये हमने तीनों डोमेन्स के समझ लिए।